नमस्ते। एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया, आपको यहाँ पर जवाब देना है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म आपका गलत है। चलिए, कौन सा गलत है, वैसे भी आप जानते ही हैं कि यहाँ पर जो आपका पूर्वी हिंदी में आपका कौन कौन सा है। पूर्वी हिंदी में आपकी अवधी आता है ना, बघेली है आपका, और छत्तीसगढ़ी है। बट यहाँ पर भोजपुरी आपका पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए आंसर आपको लगाना पड़ेगा सी नंबर वाला। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर, सेकंड नंबर देखिए यहाँ पर कमेंट करना आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए, यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर का आपको यहाँ पर कमेंट करना है। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का यहाँ पर सही क्रम क्या होगा, यहाँ पर आपको कमेंट करना है। राइट आंसर आपको यहाँ पर क्या होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड नंबर का यहाँ पर जवाब बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा संतान, सकल, सक्षम और सचल, है ना। यहाँ पर जो सही क्रम आपका है, आंसर डी नंबर आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपसे अगला प्रश्न पूछा गया, मंदाकिनी की जलधारा जो है लिखा हुआ है अजस्र रूप से प्रभावित हो रही थी। रेखांकित भाग का यहाँ पर शुद्ध रूप यहाँ पर क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए शुद्ध रूप आपसे यहाँ पर पूछा गया, आंसर बताना है क्या होगा। चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिए। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का यहाँ पर बता रहे हैं, है ना। अजस्र जो लिखा हुआ है ना, गलत दिया गया है। इसका शुद्ध रूप जो होगा ये आपका अजस्र, इस तरीके से लिखते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़िए। मच्छिका किसका तत्सम शब्द है। ये प्रश्न बहुत ही आसान है, कई बार पूछा गया है। मच्छिका जो है आपका ये मक्खी का होता है। विकल्प आपका यहाँ पर जाएगा बी नंबर के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर बताना है, आपको यहाँ पर जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आप लोगों को कमेंट करना है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, है ना। चलिए यहाँ पर देखिए सभी लोग कमेंट करिए, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। लिखा हुआ पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग यहाँ पर शुद्ध है, कौन सा है, ये आपको कमेंट करना है, आंसर क्या होगा, है ना। पर्यायवाची की दृष्टि से आपको यहाँ पर बताना है, एक वर्ग यहाँ पर शुद्ध दिया गया है 5 नंबर में। 5 नंबर का बी होगा। हाँ बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर लिखा हुआ है कौन सा गलत युग्म दिया गया है। 6 नंबर में बताइए कौन सा गलत युग्म दिया गया है। तो देखिए गलत युग्म आपको बताना है, यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर छली और बहिरंग गलत दिया गया, क्योंकि बहिरंग का विलोम आपका अंतरंग होता है। बहिरंग का विलोम क्या होता है, अंतरंग होता है, इसलिए आपको यह गलत दिया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बताइए, कृष्ण, विष्णु और अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी है। चलिए यहाँ पर कमेंट करिए सभी लोग, कृष्ण, विष्णु, अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं। 7 नंबर का जवाब क्या होगा, ये आपके अच्युत के कह रहे हैं, है ना, अच्युत। 7 नंबर का यहाँ पर बी नंबर आपका सही होगा, बी नंबर आपका सही है। इनमें से कौन सा शब्द का अर्थ जो भेद है आपका सुमेलित नहीं दिया गया है। मतलब 4 विकल्प में आपका एक सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है। तो देखिए तरंग तो लहर होता है, तुरंग घोड़ा होता है, तो सही दिया गया है। पथ है रास्ता होता है, पथ है आपका स्वास्थ्य प्रद आहार होता है। और यहाँ पर जो तरणी और तरुणी लिखा हुआ है ना, ये आपको गलत दिया गया है। याद रखिएगा तरणी मतलब क्या होता है, तरणी और तरुणी। तरणी होता है आपका नाव, ये आपका नाव होता है, ये आपका होता है युवती। इन्होंने उल्टा दे रखा है। तरणी जो आपका है ना, देखिए तरुणी आपका नव युवती है ना, उल्टा दे रखा है, इसलिए गलत होगा। बाकी सब देखिए सही है। प्रसाद एक अनुग्रह होता है, ये वाला प्रासाद आपका भवन होता है। चलिए यहाँ पर देखिए 8 नंबर का सी नंबर होगा। 9 नंबर बताइए, आधी रात का समय, है ना, आधी रात का जो समय हो किसे हम क्या कहते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करना है सभी लोगों का, जवाब यहाँ पर दीजिए क्या होगा। आधी रात का समय, आधी रात का समय यहाँ पर क्या होगा, कमेंट कर दीजिए सभी लोग, है ना। यहाँ पर जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही है। रात के 12 बजे को आधी रात कहते हैं, है ना। रात के 12 बजे को हम क्या कहते हैं, आधी रात का समय कहते हैं। 9 नंबर का आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर जाएगा आपका निशीथ के साथ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से तंद्रालु में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है।
तंद्रालु में प्रत्यय की बात करेंगे, यहाँ पर लू लगा हुआ है, लू, तंद्रा प्लस लू बराबर तंद्रालु होगा। तो यहाँ पर जो प्रत्यय है आपका शब्दांश होगा, जो कि आपका लू यहाँ पर हो जाएगा। आलू नहीं, बहुत लोग आलू बता रहे हैं, तंद्रा प्लस लू होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा? छाया का बहुवचन छाया ही रहता है। ऑप्शन आपका ए, नो चेंज। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे बताना है आपको, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य कैसा है? 12 नंबर में, है ना। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, ये आपको बताना है कैसा वाक्य है। ये आपका हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य, है ना, निषेधवाचक वाक्य होगा। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दही के बारे में आपसे पूछा गया, दही आपका पुल्लिंग में आएगा, विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर, बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? 14 नंबर में बताना है। भाववाचक संज्ञा जो आपकी होगी ना, यहाँ पर चिंता हो जाएगी। चिंता आपकी कैसी संज्ञा है? ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आपका जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे 15 नंबर आपसे पूछा गया, आपको यहाँ पर कमेंट करना है। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, इस वाक्य का कारक बताइए क्या होगा? लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, ठीक है ना। ये जो कारक होगा आपका यहाँ पर आंसर आपका कर्म कारक होगा। कर्म कारक यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा, डाकुओं को भगाया। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, आपको यहाँ पर जवाब देना, आंसर दीजिए क्या होगा। जो क्रिया अभी हो रही है उसे हम क्या कहते हैं? जो क्रिया अभी हो रही है उसे हम, हो रही है ना, अब मतलब चल रहा है, अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है, तो उसे हम बोलेंगे अपूर्ण वर्तमान। सामान्य नहीं, रहा रही वाले में अपूर्ण होता है हमेशा। रोगी चल नहीं सकता का भाववाच्य रूपांतरण क्या होगा? 17 नंबर में यहाँ पर कमेंट क्या होना चाहिए बताइए। रोगी चल नहीं सकता, इसका जो भाववाच्य में कन्वर्ट करेंगे तो होगा रोगी से चला नहीं जाता। रोगी से चला नहीं जाता, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका। अफसोस मैं नहीं जा सका, अफसोस में आपको बताना है रेखांकित शब्द के अव्यय का प्रकार क्या होगा। नहीं नहीं, चला नहीं जाता, बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पर देखिए 3 नंबर का कमेंट कर दीजिए सभी लोग, क्या होगा? अफसोस मतलब ये शोक सूचक, है ना, शोक सूचक अव्यय होगा, बिल्कुल सही आंसर आपका है। यहाँ पे लिखा हुआ है अगला प्रश्न है, इनमें से क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? 19 नंबर बताइए। क्रिया विशेषण युक्त वाक्य पूछा गया है आपको। लिखा हुआ है ना, हवा धीरे धीरे बह रही है, धीरे धीरे कैसा है? क्रिया विशेषण में आपका आएगा। चलो एक संधि विच्छेद का प्रश्न है 20 नंबर में, अछौहिड़ी का संधि विच्छेद क्या होता है? अछौहिड़ी का सब संधि विच्छेद आप करेंगे, अक्ष प्लस उहुनी होता है, अक्ष प्लस उहुनी, यानी यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर होगा। संधि की बात करेंगे, संधि आपकी वृद्धि संधि है। कौन संधि है? वृद्धि संधि आपकी। अनायास में समास बताइए कौन सा होगा? 21 नंबर में अनायास में जो समास आपका होगा, देखिए जिस समास में पहला पद निषेधात्मक होता है ना, उसे हम कौन समास कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी होगा। बी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, 21 नंबर का बी होगा। चलिए लोकोक्ति बताना है आपको। यहाँ पर लोकोक्ति और मुहावरा, मुहावरे आपके वाक्यांश होते हैं, लोकोक्ति एक तरीके से वाक्य के रूप में होती है, आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा। लोकोक्ति इनमें से बताना है यहाँ पर कौन सा होगा। तो यहाँ पर लिखा है ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, है ना, ये जो आंसर आपका है ना, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, है ना, आंसर आपका सी होगा। बाकी सब मुहावरे थे आपके। चलो यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा। मुहावरे और लोकोक्ति में थोड़ा सा अंतर है, मुहावरे वाक्यांश के रूप में होते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प जो है विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है? बताइए कौन सा विकल्प है विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है? 23 नंबर में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? देखो ये जो चिन्ह आपका बना है ना, जैसे हमने कहा डॉक्टर लिखिए, तो आप कहेंगे सर डॉक्टर हम ऐसे लिखते हैं, आगे बिंदी लगा देते हैं। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, तो ये जो लगाते हैं ना, इसे आप कहते हैं लाघव चिन्ह। कौन सा चिन्ह कहते हैं? लाघव चिन्ह कहते हैं। ये जो चिन्ह आपका बना हुआ है ना, ये लाघव चिन्ह के अंतर्गत आता है। तो इसलिए आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर आपका गलत दिया है, बाकी सब आपके सही थे। यहाँ पर बोला गया इनमें से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है ना। मिश्र वाक्य देखिए 24 नंबर में आपको बताना है। 24 नंबर में मिश्र वाक्य यहाँ पर क्या होगा? लिखा हुआ है आपका, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है।
है ना, मिस्र वाक्य में वैसे भी की लगा हुआ, यहीं से आप पहचान सकते थे। ऑप्शन बी आपको लगा देना है। चलो यहाँ पर बताइए 25 नंबर। लिखा हुआ है, तू करता तू भया मुझ में रही ना हूं, बारी फेरी बली गई जित देखो तित तू। इन पंक्तियों में आपको बताना रस कौन सा होगा 25 नंबर में। चलिए 25 नंबर का आपको बताना है यहाँ पर रस क्या होगा। चलिए 25 नंबर का कमेंट आ गया, कह रहे हैं बिल्कुल सही है, शांत रस होगा। देखिए शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, कमेंट करके सभी लोग बता दीजिए। शांत रस को अंतिम रस भी माना जाता है, इसको हम अंतिम रस भी मानते हैं, अंतिम रस, ठीक है ना, शांत रस को अंतिम रस भी आपका माना जाता है। निर्वेद होता है, बिल्कुल सही है, इसका स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है, निर्वेद, ठीक है, निर्वेद होता है। निराला की कविता जो है जूही की कली, ये उदाहरण किसका है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। निराला की जो कविता है ना जूही की कली, ये जो आपकी है ना, ये आपका आंसर किसके हंस का होगा, मुक्तक छंद का है ये। मुक्तक, देखिए छंद आपने 3 प्रकार के पढ़े होंगे, मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक। चलिए आसान प्रश्न है ये, किसी गलत नहीं होना चाहिए। लिखा हुआ है, तरानी तनुजा तर तमाल तरवर बहुछाए, झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सहाय। ये जो कविता है ना, इसकी प्रथम पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये पंक्ति जो आपकी लिखी है ना, इसमें अलंकार आपको बताना है। वर्ण की आवृत्ति आप देख रहे हैं ना, त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही, अनुप्रास अलंकार होगा। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये जो पुस्तक की जो पंक्तियां हैं किसकी हैं, किस पुस्तक की पंक्तियां हैं, 28 नंबर। तो ये दोस्तों याद रखिएगा, ये जो पुस्तक है आपकी यशोधरा है। यशोधरा पुस्तक मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है आपकी है, याद रखिएगा। और यह जो आंसर आपका होगा ना, सी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है, क्या नहीं लिखा है आपको यहाँ पर 29 नंबर बताना है। तो देखिए कामायनी आप लोग जानते ही हैं, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, इसलिए यही वाला नहीं होगा, बाकी तो सब आपकी लिखी गई है गुप्त जी के द्वारा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, एक बूंद सहसा मछली किस विधा की रचना है। एक बूंद सहसा मछली, ये जो आपकी जो विधा है ना, ये विधा का नाम है यात्रा वृतांत। यात्रा वृतांत, जिनका भी जवाब आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पर 31 नंबर आपके सामने है। ये भी प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया होगा, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है ना। उपन्यास जानते ही होंगे, इनका जो अधूरा उपन्यास था मंगलसूत्र था। मंगलसूत्र यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से हिंदी के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। वैसे भी ज्ञानपीठ पुरस्कार जब हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर 1965 में सबसे पहले मिला था, जी शंकर कुरूप को मिला था, है ना, जी शंकर कुरूप को मिला था। यह आपका मलयालम भाषा के लिए साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार। इस पुरस्कार की राशि 11 लाख रुपए है, 11 लाख रुपए है आपकी, याद रखिएगा। और किसको नहीं, किसको मिला है 32 नंबर बताना है, ये मिला है आपका सुमित्रा नंदन पंत जी को मिल चुका है ना। आंसर यहाँ पर चिदम्बरा के लिए दिया गया था, चिदम्बरा, किसके लिए दिया गया था, चिदम्बरा के लिए, चिदम्बरा। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त अभ्यास बोंगो सागर 23 और समन्वित गश्त कोरपेट का आयोजन कहां पर किया है। ये कहां पर किया आपको बताना, आंसर यहां पर क्या होना चाहिए 38 नंबर का। ये आंसर आपका विशाखापट्टनम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही है। भारत की पहली मानवयुक्त पनडुब्बी का नाम क्या है। भारत की पहली मानवयुक्त पनडुब्बी का नाम जो पूछा गया है, आंसर आपका होगा मत्स्य 6000। विकल्प आपका यहाँ पर ए नंबर आपका सही है। हाल ही में किस भारतीय जोड़ी ने, है ना, यहाँ पर आपको बताना है, भारतीय जोड़ी ने कोरिया ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया है। कोरिया ओपन 2023 का जो खिताब अपने नाम किया है यहाँ पर 40 नंबर में, वो आंसर आपका हो जाएगा सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गुजरात सरकार ने किसे राज्य मछली घोषित किया है। मतलब गुजरात सरकार ने किसे राज्य मछली घोषित किया है, यहाँ पर आंसर बताना है। तो उस मछली का नाम है घोल मछली, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही है, घोल मछली। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए 42 नंबर।
42 नंबर में आपको बताना है, कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पहली भारतीय महिला कौन है यहाँ पर 42 नंबर बताना है। तो सुधा मूर्ति है, उनका नाम क्या है? सुधा मूर्ति है। सुधा मूर्ति, देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलो आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में शामिल है ना? कौन शामिल है? 43 नंबर, तो ये आपका है शामली। शामली यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 23 जिले हैं आपके शामिल किए गए हैं एनसीआर में, यूपी के। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न बताइए। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के टोटल 23 हैं आपके, 23 जिला हैं सब मिला के, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश आर में कांटेबुलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1948 में, 1948 में पारित किया गया था उत्तर प्रदेश आर में कांटू कांटेबुलरी एक्ट, याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सुमेलित करना है यहाँ पर। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न कह सकते हैं, हल्का सा बड़ा है ना। चलो यहाँ पर बताइए, सुमेलित करना है आपको। चलिए 45 नंबर है, आपको सुमेलित करना है। देखिए भातखंडे संगीत संस्थान जो है 1926 में लखनऊ में, ये कहाँ पे? लखनऊ में आपका है, लखनऊ में, ठीक है ना, लखनऊ में आपका है। अच्छा, राज्य ललित कला अकादमी, ये भी आपका सब लखनऊ में, ये सब लखनऊ में ही है। ये 1962, ये तो हमें लग रहा सभी सही दिया है, ये सभी सुमेलित ही दिया गया है ना। तो सभी सुमेलित हैं, तो आंसर आपको यहाँ पर ए नंबर आपको लगाना पड़ेगा, सभी के सभी सुमेलित आपका हो जाएगा। पहला ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के जो प्राचीनतम 16 महाजनपद में यूपी में कितने थे? तो 16 में आधे, आधे मतलब 8। उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद आपके थे। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति, यहाँ पर देखिए कमेंट करना है सभी लोगों को, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? वो जनजाति है आपकी थारू। अगला प्रश्न बताइए, कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? छायावादी काव्य की कवित्री कही जाती है भैया ये महादेवी वर्मा, इनका जन्म आपका फर्रुखाबाद में हुआ था, कन्नौज के आगे बढ़ता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, 49 नंबर में आपको यहाँ पर कमेंट करना है, यहाँ पर जवाब क्या होगा? लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का जो पुलिस पदक है प्रदान किया जाता है? तो ये दिया जाता है आपका गृह मंत्रालय के द्वारा। गृह मंत्रालय यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। चलिए 50 नंबर बताइए, थोड़ा सा बड़ा सा प्रश्न है ये। लिखा निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प आपको चुनना है 50 नंबर में। यहाँ पर लिखा हुआ है, बोबली वीणा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किया जाने वाला एक बृहत खिंचाव वाला तंत्र वाद्य यंत्र है, ये तो सही है आपका। बोबली वीणा को आमतौर पर एकड़ा वीणा के रूप में भी जानते हैं, ये भी बात आपकी सही है। इसका मतलब पहला ही विकल्प आपको यहाँ पे लगा देना, दोनों के दोनों आपके सही है। चलिए यहाँ पर बताइए, म्यांमार की मुद्रा इनमें से कौन सी है? म्यांमार की जो मुद्रा है याद रखिएगा क्या आता है, म्यांमार में कौन सी मुद्रा चलती है, क्या चलती है? बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा लिखी है? प्लेइंग टू विन नामक जो आत्मकथा है लिखी गई है ना, किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भैया हैं आपकी बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल। साइना नेहवाल यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा, है ना, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, पारंपरिक रूप से गोटी पुआ का संबंध किस राज्य से है? देखिए गोटी पुआ जो है ना, भारत के उड़ीसा राज्य में कुंवारे जो लड़के होते हैं ना उनके द्वारा ये किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है, जो लड़के कुंवारे होते हैं, ठीक है ना। तो विशेष ध्यान रखिएगा ये प्रश्न जो है, और यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो लड़के जगन्नाथ और कृष्ण को प्रशंसा करने के लिए महिलाओं के रूप में तैयार होकर करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आंसर आपका होगा विकल्प नंबर बी, उड़ीसा संबंधित है आपका गोटी पुआ। कुंवारे लड़के के द्वारा ये किया जाता है नृत्य आपका, जिनकी शादी नहीं होती उन्हें कुंवारा बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है? 54 नंबर। तो ये दोस्तों आपका कहाँ पर है? गुलमर्ग में, गुलमर्ग यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, इनमें से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है ना, इनमें से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? 55 नंबर। तो 55 नंबर का आंसर आपका डेनमार्क हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आर्थिक व्यवस्था में
पूंजीगत वस्तुओं पर निजी व्यक्तियों या व्यापारियों का स्वामित्व होता है। और माल और सेवाओं का उत्पादन बाजार में आपूर्ति और मांग पर भी निर्भर करता है ना। यहाँ पर 56 का क्या होना चाहिए जवाब? तो ये आपका हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। बिल्कुल सही आंसर आपका है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जीएसटी की अधिकतम दर कितनी है? जीएसटी यानी गुड सर्विस टैक्स होता है ना। यहाँ पर आप लोग जानते ही हैं जीएसटी के बारे में। अच्छा, एक प्रश्न वो बताइए, जीएसटी जो आपका है 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। आपको बताना है जीएसटी कब आया था, है ना। ये आपको कब आया था, कब लागू हुआ, मतलब ये बता दीजिए कब लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 को, ठीक है ना। 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। और अधिकतम जो इसकी दर है आपकी 28% है। 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित है? 58 नंबर में। तो ये आपका है भैया, कौन सा है? त्रिपुरा, है ना। त्रिपुरा यहाँ पे बिल्कुल सही है। तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है ये, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में विस्तृत है? एक ही राज्य में विस्तृत है, इसका मतलब आंसर यहाँ पे आंसर क्या लगाएंगे? अजंता। अजंता पर्वत श्रेणी जो है भारत के महाराष्ट्र राज्य में विस्तृत है। भारत के कौन से? महाराष्ट्र है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जानते हैं ना। वादे की भूमि के रूप में जानते हैं, यहाँ पे आंसर क्या होगा? ये आपका होगा मिंडा नावो। मिंडा नावो यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पर बताइए कौन सा एक लिखा हुआ है ना, कौन सा विकल्प आपका एक सुमेलित नहीं है? 61 नंबर में यहाँ पर क्या होगा? ये जनजातियां एक तरफ आपके स्थान देश दिए गए हैं। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर पिम्मी कांगो बेसिन, ये तो है आपका सुमेलित। यहाँ पर जो चौथा विकल्प आपका है किर्गिज और आपका सूडान, ये जो आपका संबंधित इससे जो आपका स्थान है ये मध्य एशिया है। ये मध्य एशिया अगर लिखा होता तो आपका सही हो जाता। ये सूडान संबंधित आपका नहीं है। बाकी सब आपके सही थे। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय तथा बनारस के राजा अशोकसेन के पुत्र थे, वह कौन से जैन तीर्थकर बने? कौन से जैन तीर्थकर बने थे? वो आपके बने थे 23 में आपके बने थे। आगरा किले के परिसर में निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? यहाँ पर 63 नंबर बताना है। इसके पहले जो हमने आज की क्लास में क्वेश्चन करवाया था, तो उसमें हमने कहा था दिल्ली की जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो आपने कहा था सर औरंगजेब ने। अगर हम दिल्ली की बात करेंगे तो आपको आंसर लगाना पड़ेगा मोती मस्जिद औरंगजेब। अगर हम बात करेंगे आगरा किले में तो आंसर लगाना पड़ेगा आपको शाहजहां। ये दोनों प्रश्न अच्छे प्रश्न हैं। बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि शाहजहां की औरंगजेब, औरंगजेब आपके दिल्ली से संबंधित है और शाहजहां ने जो मोती मस्जिद है ना वो आपका आगरा से है। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, आराम से याद रखिएगा कौन कहाँ पे बनवाया है। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने फरवरी वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? कौन सी घटना ऐसी घटी थी? 64 नंबर बताना है। तो ये जो घटना घटी थी आपकी चौरी चौरा कांड, है ना। ये 4 से 5 फरवरी आप लोग पढ़ते हैं, 1922 में घटना घटी थी ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। काकोरी ट्रेन तो आपका 1925 था। चलो यहाँ पर बताइए कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल में से एक थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। आंसर आपको लगा देना लाला लाजपत राय। 65 नंबर का बी आपका सही होगा। हाँ बिल्कुल सही है। लाल बाल पाल भैया गरम दल से संबंधित है, ये भी याद रखिए। गरम दल यानी उग्रवादी उन्हें हम कहते थे, उग्रवादी, है ना, गरम दल। इनमें से भारत सरकार के किस अधिनियम के साथ, है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किया था? द्वैध शासन की जब हम बात करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 वाला। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? 67 नंबर आपको बताना है। कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? 67। तो ये भाग नंबर आपका 3 हो जाएगा। भाग नंबर 3, है ना। भारत का मैग्ना कार्टा भी इसी को कहा जाता है। 12 से 35 अनुच्छेद है, यूएसए के संविधान से आपका लिया गया है। भारत का मैग्ना कार्टा इसी को कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
चलो यहाँ पर बताइए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संभावित संख्या कितनी होती है? देखिए यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की बात हम करने वाले हैं 68 नंबर में। तो ये दोस्तों 31+1 यानी 34। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए 69 बताइए आंसर क्या होगा। इनमें से आपको बताना है कौन सी एक संविधानेतर संस्था है, संविधानेतर संस्था है। तो ये कौन सी है? 69 आपका क्या होगा आंसर? योजना आयोग था ना, इसी का नाम नीति आयोग कर दिया। ये संविधानेतर संस्था है, याद रखिए, गैर संवैधानिक जिसे कह सकते हैं, संविधानेतर संस्था है, बाकी तो आपकी संवैधानिक सब संस्थाएं। ए नंबर को छोड़ दीजिए। संविधान में मतलब उल्लेखित नहीं है, संविधानेतर का मतलब यही होता है जो संविधान में उल्लेख ना हो, ठीक है ना। और वैसे भी आप लोग जानते हैं नीति आयोग की जो स्थापना है 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ये डेट सभी को याद होगा हमारे हिसाब से, 1 जनवरी 2015। इसके पहले आपका योजना आयोग चला करता था, है ना। और वित्त आयोग अनुच्छेद नंबर 280 है, तुमने बहुत बार आपको बताया है। अनुच्छेद नंबर 280 में वित्त आयोग के बारे में आपका। संघ लोक सेवा आयोग आपका 315 है, अनुच्छेद नंबर 315 में संघ लोक सेवा आयोग। निर्वाचन आयोग तो आप लोग जानते ही होंगे, अनुच्छेद नंबर 300 कौन सा 24 में है ना, 324 में आपका है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी यानी गुड सर्विस टैक्स की जब हम बात करेंगे, इसके अध्यक्ष आपके केंद्रीय वित्त मंत्री आपके होते हैं। वर्तमान में अगर हम बात करेंगे केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है, तो आप कहेंगे सर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं भैया। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर लगा देना, ए नंबर वाला। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बताइए कौन लोकसभा के प्रोटेम अध्यक्ष की नियुक्ति करता है ना। यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा। चलिए 71 का आंसर बताइए क्या होगा। भारत के राष्ट्रपति। अच्छा, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ब्लड देखे होंगे, मानव रक्त का जो शरीर में ब्लड होता है ना। तो ब्लड जो होता है उसका पीएच वैल्यू कितनी होती है? पीएच वैल्यू आप जानते होंगे, 7 से कम अम्लीय होता है, 7 से ज्यादा क्षारीय। और अगर मान लो केवल 7 ही है तो वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीनी। 7 नंबर, यहाँ पर 72 का आंसर क्या होना चाहिए बता दीजिए सभी लोग। 7.4 कह रहे हैं, यानी 7 से ज्यादा यानी क्षारीय होता है। मानव रक्त का जो आपका ब्लड होता है ना, वो उसका पीएच वैल्यू आपकी मतलब रक्त आपका क्षारीय होता है, 7.4 होता है ना, बिल्कुल सही है। भूकंप की तीव्रता अगर मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? 73, है ना। यहाँ पर देखिए आंसर क्या होना चाहिए, कमेंट करिए। अच्छा, मनुष्य में एनीमिया जो रोग होता है ना, एनीमिया नामक बीमारी होती है, वो हीमोग्लोबिन की कमी से होती है, याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। यहाँ पर कह रहे हैं रिएक्टर स्केल, है ना, बिल्कुल सही आंसर है, रिएक्टर स्केल होगा। चलो आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा एक जीवाणु जनित यानी बैक्टीरियल रोग है आपका? 74 में क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर आपका इबोला देखा है, इबोला तो वायरस है, ये सब ये वायरस है आपका, ये तो आपका प्रोटोजोआ है। कुष्ठ रोग जो है ना आपका, ये क्या है? बैक्टीरिया मतलब जीवाणु जनित रोग होता है, कुष्ठ रोग है ना। कुष्ठ रोग जो होता है इसमें क्या होता है? त्वचा में सफेद रंग की हो जाती है ना, सफेद कुष्ठ रोग। इबोला और राइबिस तो आपके वायरस जनित बीमारी है, प्रोटोजोआ से आपका मलेरिया होता है। मलेरिया आप लोग जानते हैं मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। कौन सी बायोगैस कौन सी बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? बायोगैस का देखिए प्रमुख जो घटक आपका है वो मेथेन होता है। मेथेन आपकी 55 से लेकर 75% तक बायोगैस में विद्यमान रहती है मेथेन गैस, इसका फार्मूला CH4 होता है। CH4 किसका फार्मूला होता है? मेथेन का होता है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके से जो आपके मॉडल पेपर था आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया, आपका हिंदी जीएस का हमने यहाँ पर लिया था, है ना। बिल्कुल देखिए यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए यहीं से क्लास को विराम देते हैं। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर